पहला नंबर का प्रश्न क्या है, विभवांतर का SI इकाई क्या है। आपको बताना है कि विभवांतर का SI इकाई क्या है। और एक इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है, देखिए क्या सो, उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक तार के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बताया, तो सुनिए, विभवांतर का SI इकाई वोल्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। और साथ ही साथ किसी परिपथ में टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने का कार्य सेल करती है। तो इसका आंसर ये दोनों होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर स्विच करते हैं। क्या सुनेगा, अमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि में की जाती है। आपको बताना है अमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि में की जाती है। तो दोस्तों अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने में की जाती है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा हो जाएगा। इसमें और एक क्वेश्चन इंक्लूड है इस क्वेश्चन में, सुनिए क्या सो, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ये इसका भी आंसर हो गया। और एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि इस टाइप के प्रश्न का उत्तर आप लोग एक लाइन में दे सकते हो या तो फिर एक वर्ड में दे सकते हो। जैसे कि मैंने एक वर्ड में दिया हुआ है, आप एक लाइन में भी दे सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। तो आप लोग लिख सकते हो, ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा सकता है। इसे भी इस आंसर को आप लोग इस तरह बढ़ाकर भी लिख सकते थे। तो आपकी मर्जी, आप जिस तरह लिखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सोल्डर जो एक मिश्र धातु है वह किन किन धातुओं से मिलकर बना है। तो दोस्तों बता दो, सोल्डर सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है, यानी सीसा एवं टीन से मिलकर बना होता है। आगे क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक समजातीय श्रेणी के यौगिक होंगे। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समजातीय श्रेणी पर डिस्कशन किया था, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। समजातीय श्रेणी क्या होता है, ऐसे श्रेणी होता है जिसमें क्या होता है, सुनिएगा, कि एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हो और उनके क्रमागत क्या बोल सकते हैं उसे, कि उनके क्रमागत समूहों के बीच में क्या होगा कि CH2 का अंतर होगा। मेरा बात समझिएगा क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए CH4 का एग्जांपल देता हूँ और एक C2H6 लिखता हूँ। इनमें देखिएगा, इन्हें क्रमागत देखिए। क्रमागत कहने का मतलब ये है कि आप इसे 1 नंबर की प्रायिकता दीजिए, इसे 2 नंबर की प्रायिकता दीजिए। अब एक के बाद 2 ही आता है, यानी कि ये क्या क्रमागत है, यानी CH4 के बाद C2H6 आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या कहा, सो क्रमागत, ये जो दोनों क्रमागत हैं इनके बीच में क्या होगा, CH2 का अंतर होगा। यानी कि कहने का मतलब सीधा है कि CH4 से जब आप C2H6 में जाइएगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, CH2 का अंतर होगा। देखिए क्या CH2 का अंतर है, जी हाँ है। अगर इसमें आप CH2 इंक्लूड कर दे, जोड़ दे, तो आपको ये वाला प्राप्त हो जाएगा, यानी कि C2H6 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह के श्रेणी को हम लोग क्या करेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। और चलिए तो देखते क्वेश्चन में समझाते श्रेणी कहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा CH4 और C2H6, ये दोनों ही है ऐसे जो क्या है यहाँ पे समजातीय श्रेणी के उदाहरण है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH4 और C2H6 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। स्त्री और पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं। तो मैं बता दूं, स्त्रियों में जो होता है XX पाया जाता है और पुरुषों में XY पाया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। पारितंत्र के अजैव घटक का उदाहरण दे। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि पारितंत्र क्या होता है। तो दोस्तों एक निश्चित भौगोलिक आकृति में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जितने भी मंडल आपको देखने को मिले सभी मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब बात रहा कि पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक क्या है। तो बता दो दोस्तों, अजैव घटक का मतलब क्या होता है। आपके पर्यावरण में जितने भी अजैव चीज, निर्जीव चीज देखने को मिले ना, वो सब क्या होता है, अजैव घटक होते हैं। जैसे कि देखिएगा जल क्या होगा, एक अजैव घटक में आ जाएगा। एक खनिज, ये भी अजैव घटक में आ जाएगा। प्रकाश, ये भी अजैव घटक में आ जाएगा। तापमान, ये भी अजैव घटक में आ जाएगा। इसी तरह आप कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हो अपने से। अब देखिए 7 का प्रश्न क्या है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत अगले स्तर पर पहुंचता है। तो दोस्तों यह 10% ही पहुंचता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। नीचे दिखाए गए 2 तार, ये नीचे 2 तार आपका बना हुआ है, ये नीचे आपका 2 तार बना हुआ है। और क्या है सुनिए, नीचे दिखाए गए 2 तार PQ में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। यानी कि इस तार का नाम देखिए यहाँ पे P है और इस तार का नाम देखिए यहाँ पे Q है। यानी कि आपको बताना है तार P और तार Q में किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था सेट 1 वाले में कि किसी भी तार का प्रतिरोध 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। किन किन चीज़ों पर, तार की लंबाई पर। तो चलिए देखते हैं इस तार की लंबाई क्या है। देखिए
ये जो पी तार है इसका लंबाई एल है और क्यू तार का भी लंबाई एल है, यानी कि देखा जाए तो दोनों का लंबाई सेम है, यानी कि लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिरोध सेम है। और देखिए प्रतिरोध और किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, और जो प्रतिरोध होता है वो तार की प्रकृति पर डिपेंड करता है। और चूंकि क्वेश्चन में इस तार की कोई प्रकृति के बारे में नहीं कहा गया तो समझ लीजिए दोनों एक ही प्रकृति का है। अगर ये सोना है तो ये भी सोना है, ये चांदी है तो ये भी चांदी, ये समझ लीजिए आप। तो अब प्रकृति की तो बात नहीं करेंगे। अब बात रहा तीसरा नंबर में, वो क्या होता है कि तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। तो दोस्तों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है कि तार की मोटाई, जैसे आप लोगों ने सुना होगा तार 1.5 mm का है, 2 mm का है, जितनी तार की मोटाई होती है ना उसे ही उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। जैसे कि ये वाला जो है ना ये तार की मोटाई है, ये जो चीज़ आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये तार की मोटाई है। तो देखिए ये जो पी तार की मोटाई ए है और क्यू तार की मोटाई a/2 है, यानी सीधा सा मतलब है कि जो पी तार है यानी कि ये वाला जो तार है ये क्यू तार से ज़्यादा मोटा है। कितना ज़्यादा मोटा है, इससे डबल है, यानी कि ये आधा है तो ये क्या है, पूरा है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब चूंकि आप लोगों ने और एक चीज़ पढ़ा होगा कि प्रतिरोध जो होता है ना वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कहने मतलब ये है कि अगर किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये चीज होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। अब चूंकि तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो सीधा सा कहने का मतलब ये होगा कि इसका जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है यानी इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है यानी कि इसका प्रतिरोध कम होगा, यानी सीधा सा कि क्यू तार का जो प्रतिरोध होगा वो ज्यादा होगा। आप लोग देख सकते हो मैंने आंसर में भी यही चीज लिखा हुआ है, आप लोग रीड कर लीजिए, मैंने सेम यही चीज लिखा हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक लिखे, आपको चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक लिखे, ये करना है। इसमें और एक क्वेश्चन इंक्लूड है, क्या सो देखिएगा, जब एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विक्षोभित हो जाता है, क्यों? ये दो चीज आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। इसके दो और भी अलग अलग नाम है, क्या सो सुनिएगा, टेस्ला भी इसको बोलते हैं और इसको गेज भी बोला जाता है। ये चीज समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन क्या था देखिए, जब एक चुंबकीय सुई को यानी कि जब कोई चुंबकीय सुई को आप धारावाही परिपथ के सामने ले जाते हो तो वो आखिर सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, आपको ये चीज बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। देखिए मैंने इसका क्या आंसर लिखा है, क्योंकि धारावाही चालक तार पर धारा प्रवाहित करने से यह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। चूंकि आप लोग को पता है कि जब धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। आगे क्या सो देखिए, और जब इस चुंबकीय क्षेत्र के सामने चुंबकीय सुई को रखा जाता है तो धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय सुई पर बल लगाती है और सुई विक्षोभित हो जाती है। यानी कहने का सीधा सा फंडा है, जब आप कोई धारा मतलब कोई तार है आपके पास या फिर धारावाही चालक है, उस पर जब आप करंट फॉलो करते हो तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और जब उस चुंबकीय क्षेत्र के सामने जब आप चुंबकीय सुई को लेके जाते हो तो जो वो चुंबकीय क्षेत्र बना उस तार के द्वारा यानी उस धारावाही चालक के द्वारा वो क्या करता है, उस चुंबकीय सुई को अपने से दूर फेंकता है, विक्षेपित करता है। और इसी कारण से क्या होता है कि जब आप धारावाही चालक के सामने जब कोई चुंबकीय सुई को लेके जाते हो तो वो क्या होता है, विक्षेपित होता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, 10 के ए पर आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का जो ए है वो कैसे सुनिएगा, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इनके क्यों किया जाता है, सो देखिए निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। इनके मैंने कुछ कारण लिखा हुआ है, देखिए क्या क्या कारण है। सो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, इन्हें आभूषण के लिए विभिन्न आकृतियों में आसानी से ढाला जा सकता है। बात सही है, जो सोना चांदी प्लेटिनम होता है ना, इन्हें आराम से हम लोग कोई ढांचा का रूप दे सकते हैं, कोई मतलब इसमें आराम से हम लोग कढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए यह मनमोहक लगता है आभूषण बनाने पर, क्योंकि इसमें आसानी से आप मतलब आपके हिसाब से जिस तरह डिजाइन बनाना चाहो उस टाइप के डिजाइन बना सकते हो, इसलिए आभूषण में करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा देखिएगा, ये अच्छे दिखते हैं, लंबे समय तक इनकी चमक बनी रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, देखिए क्या सो यहाँ पे क्या होगा, इनकी चमक लंबे समय, ये डबल बार लिखा गया तो इसे आपको गौर नहीं करना। अब पढ़िए, ये अच्छे दिखते हैं, लंबे समय तक इनकी चमक बनी रहती है, लंबे समय तक इनकी चमक बनी रहती है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
क्योंकि ये जल्दी से संचारित नहीं होते। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोना, चांदी, प्लेटिनम जो होता है ना, ये बहुत ही कम संचारित होते हैं क्योंकि ये आसपास के इन्वायरमेंट से बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं। इसी कारण से क्या होता है, वो बहुत ही कम संचारित होते हैं और क्या होता है, इसीलिए इनका जो चमक होता है वो बहुत ही दिनों तक बना रहता है। अब भाई चमक बना रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे आभूषण के रूप में उपयोग करते हैं। यही चीज़ भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। क्या देखिएगा, साथ ही ये महंगे होते हैं और इसीलिए इनका आभूषण पहनना एक गर्व की बात हो जाती है। अब बात सही है भाई। अब कैसे आप लोगों को पता है, घर की लेडीज सब कैसे बोलती है कि मैंने सोना पहना है, उन्हें गर्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि सोना बहुत ही महंगा होता है। सोना, चांदी, ये सब क्या होता है, महंगा होता है और इसीलिए उन्हें पहनना अच्छा लगता है। ये भी एक कारण है। अब देखिए डी नंबर में क्या, और ये तीन कारण है, डी नंबर में नहीं है। ये जो बी नंबर, आप चलिए ये जो 10 नंबर का बी नंबर का प्रश्न क्या सो देखिएगा, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताएं। सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ दोस्तों जो होता है ना, वो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। यानी सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा प्रकृति में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र बनाएं। तो देखिए सबसे पहले मेथेनॉल लिखा है, मेथेनॉल का संरचना सूत्र बनाना है। तो देखिए ये क्या हो, इसका क्या होता है, सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे संरचना मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए बी नंबर में जो आपका फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड का मैंने सूत्र यहाँ पे लिख दिया है और देखिए इसका स्ट्रक्चर यानी कि बनावट मैंने यहाँ पे छाप दिया है। उसके बाद देखिए क्या है, एसिटिक अम्ल दिया हुआ है। तो देखिए एसिटिक अम्ल का भी देखिए मैंने यहाँ पे मतलब नाम लिखा हुआ है। देखिए एसिटिक अम्ल का मैंने 2 नाम लिखा है, तो डरने की बात नहीं है, दोनों सेम ही नाम है। यहाँ पे क्या C2H4O2 है और यहाँ पे भी देखिए CH3COOH। आप गिन के देख लीजिए, जितने भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे देखिए कार्बन यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा, यहाँ भी कार्बन 2 देखने को मिलेगा। तो इस तरह के हिसाब से दोनों में सेम ही है, तो उससे आपको डरने वाली बात नहीं, बस नाम अलग है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसका संरचना छाप दिया है, इस संरचना को बना दिया है। तो एसिटिक अम्ल का हो गया, यानी कि ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। आप देखिए 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, क्या होगा यदि हम एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। तो आपको बताना है कि क्या होगा यदि जैसे अलग अलग पोषी स्तर होता है, जैसे प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीयक, तृतीयक पोषी स्तर, उसके बाद फिर सर्वोच्च पोषी स्तर, इस तरह करके आते रहता है ना। तो अगर मान लीजिए आप द्वितीय पोषी स्तर को पूरी तरह से खल्लास कर दे, खत्म कर दे, तो उस पोषी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी इस पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। सो आंसर पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। किसी आहार श्रृंखला के एक पोषी स्तर के सभी जीव को समाप्त कर देने पर पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। बात तो सही भाई। अब देखिए आगे क्या है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर एक दूसरे से आहार संबंध से जुड़े होते हैं, यह भी सही बात है। आगे क्या देखिएगा, अतः एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देने से आहार श्रृंखला का क्रम टूट जाएगा, जिससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव रुक जाएगा, पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब चलिए मैं इसको समझा देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को आहार श्रृंखला के बारे में जानना पड़ेगा। तो इससे पहले वाले वीडियो मैंने बता दिया था आहार श्रृंखला के बारे में, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जैसे कि ये पेड़ है, पेड़ को कौन खाता है, मान लीजिए एक हिरन है, ये क्या करता है, पेड़ को खाता है। यहाँ पे मान लीजिए एक बाघ है, ये बाघ क्या करता है, हिरन को खाता है। तो और इसी तरह करके ये चलता रहता है, इसी कहा जाता है आहार श्रृंखला कहा जाता है। ठीक, अब बात रहा कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिला, ये जो पेड़ देखने को मिला था, ये जो हिरन देखने को मिला था, ये जो बाघ देखने को मिला था, ये सब क्या एक एक पोषी स्तर, यानी कि जो ये पेड़ पौधा, ये प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय, ये तृतीय पोषी स्तर है। अगर इनमें से कोई एक को खत्म कर दिया जाए, मान लीजिए इस हिरन वाले को मैंने पूरा जितना भी ये जो सेकंड नंबर में आता है, यानी कि सेकंड द्वितीय पोषी स्तर में जितने भी आते हैं सबको हटा दिया, यानी सबको मार दिया, तो फिर क्या होगा सुनिएगा, ये तो मर गया बेचारा, यानी कि ये तो पूरा खल्लास हो गया। अब बचा बाघ क्या खाता है, बाघ तो इन लोग को ही खाता है ना, जबकि इन लोग बचा ही नहीं, तो बाघ क्या खाएगा, भूखा मर जाएगा। अब बाघ तो भाई घास फूस तो नहीं खाएगा ना, ये तो मांसाहारी जीव है, यानी कि इनको खाएगा कैसे, ये बचेंगे ही नहीं, यानी कि ये मर जाएगा। अब ये मर जाएगा, यानी कि सीधा सा बात है कि इससे क्या पता चला आपको कि ये जो खाद्य श्रृंखला होता है वो आपस में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा कौन खाता है, हिरन खाता है, हिरन को कौन खाता है, बाघ खाता है। यानी कि क्या समझ में आया आपको कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, कि अगर ये मर गया तो बेचारा ये चला जाएगा, अगर ये मर गया तो ये चला जाएगा, यानी आपस में जुड़े हुए, कि इन लोग आपस में जुड़े हुए, क्योंकि एक के बदौलत दूसरा जिंदा है, कहने का मतलब यही है। तो जब अगर किसी एक को आप मार दीजिएगा तो जाहिर सी बात है उसके पीछे वाले सभी लोग मर जाएंगे, उसके पीछे वाले मरेंगे तो जो उसके आगे आएगा वो भी मर जाएगा। तो इसी तरह से क्या होगा, पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाएगा और हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा 12 नंबर का। अब देखिए 13 नंबर के प्रश्न में क्या है, आपका
कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। ये सब आप अपने से लिख सकते हो, पर मैंने फिर भी बहुत सारे रीजन लिख दिए, आपको इनमें से कोई 2 उठा लेना है या फिर आप अपने से भी लिख सकते हो। देखिए क्या क्या सो हम निम्नलिखित तरीके का उपयोग करेंगे, क्या क्या सो देखिए। पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर में अजय न्यूनीकरण या अवशिष्ट पदार्थ का पुनः चक्रण के बाद पुनः उपयोग करेंगे। कहने मतलब ये जैसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ अब क्या होता है सुनिएगा, ऐसे पदार्थ जो सड़ते गलते नहीं है, जो सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें सड़ा गला नहीं पाते, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, इनका क्या करेंगे पुनः उपयोग करेंगे हम लोग। इसे रिसाइकलिंग करके फिर से हम लोग बोतल को प्योरीफाई करके फिर से बोतल बना के यूज कर सकते हैं हम लोग को। उससे क्या होगा कि आप जिस प्लास्टिक का उपयोग करके दूसरा बोतल जब बनाइएगा ना, तो उस प्लास्टिक का तो जितना प्लास्टिक उसको नया बोतल बनाने के लिए चाहिए होगा वो प्लास्टिक का तो बचत होगा ना, क्योंकि पुराना प्लास्टिक से ही न्यू प्लास्टिक बना। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं पुनः उपयोग करके। अब देखिए दूसरा में क्या है सो अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थ का कम से कम उपयोग। बात सही है भाई, अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थ का कम से कम उपयोग करेंगे। जैसे कि हम लोग दुकान जाते हैं, 5 किलो आटा लेते हैं, आलू लेते हैं 5 किलो समझ लीजिए, आटा तो नहीं 5 किलो आलू लेते हैं। तो आलू को क्या करते हैं आप लोग प्लास्टिक में ले लेते हो, एक काम कीजिए थैला लेके जाइए कपड़ा वाला और उसी में आलू ठू ले लीजिए, इससे भी बचेगा। इस तरह करके आप लोग कम कर सकते हो उपयोग। तीसरा नंबर में देखिए क्या है, अजैव एवं जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ को अलग अलग कूड़ेदान में डालना। तो आप 2 कूड़ेदान लीजिए, एक में अजैव न्यूनीकरण रखिए और एक में जैव न्यूनीकरण। अब जैव न्यूनीकरण पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जो सड़ गल जाएंगे, यानी सूक्ष्मजीव जिन्हें सड़ा गला पाते हैं वही क्या होते हैं, अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थ, जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ होते हैं, अजैव नहीं जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ। जैसे कि आप लोग केला का छिलका हो गया, सब्जी का छिलका, उसे एक अलग कूड़ेदान में डालिए, और जो प्लास्टिक वगैरह है उसे अलग कूड़ेदान में डालिए, और प्लास्टिक वगैरह जब एक कूड़ेदान में इकट्ठा हो जाए तो उसे रिसाइकलिंग के लिए दे दीजिए। इस तरह करके आप पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हो। अब बात रही कि अगर आप दोनों को साथ में मिक्स कर दोगे, अजैव को और जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ को मिक्स कर दोगे, तो होगा कैसे सुनिएगा कि जब वो दोनों साथ में मिल जाएंगे ना, तो आप लोग को पता है जब 2 बदमाश चीज आपस में मिलते तो हंगामा होता ही है। तो क्या हो जाएगा कि अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थ जो जैव न्यूनीकरण पदार्थ है उसे भी जल्दी से सड़ने नहीं देगा, गंदगी करेगा, बदबू आएगा, बहुत तरह की बीमारी आएंगे, मच्छर मलेरिया इस तरह करके होगा। इसीलिए उन्हें आपस में मत मिलाइए, अलग अलग रखिए, और जो अजैव न्यूनीकरण पदार्थ है उसे फिर उठा के जो रिसाइकलिंग करने वाला उसे दे सकते हो। ये जो चौथा नंबर का पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, यही सबसे बड़ा रीजन है ही। तो आपको क्या करना है चौथा नंबर का पॉइंट में, जनसंख्या को नियंत्रण करना है। क्या करना है, जनसंख्या को नियंत्रण करना है कि आपका जो बेटा बेटी होगा वो 2 ही होना चाहिए, चाहे 2 लड़की हो, चाहे दो लड़का हो, चाहे 1 लड़का हो, चाहे 1 लड़की हो, 2 ही होना चाहिए। अब चलिए 5 नंबर में आते हैं, घरेलू कचड़ों एवं अन्य अपघटनशील पदार्थों से कंपोस्ट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घरेलू कचरे से हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं। और चौथा नंबर में देखिए, ये सुन के बहुत मजा आएगा आपको कि शहर में है ना, शहर में जहाँ जहाँ गड्ढा है ना वहाँ पे क्या करते हैं, अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थ को डाल देता है, क्योंकि वो जल्दी तक सड़ते नहीं और उससे उस जगह का गड्ढा भी भर जाता है। इस तरह भी कर सकते हो। चौथा नंबर में क्या देखिएगा, जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ से बायोगैस तथा खाद का उत्पादन करते हैं, खाद का उत्पादन करते हैं। जी हाँ, आप जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ से बायोगैस भी बना सकते हो, और तथा खाद का मतलब क्या होता है, जिससे आप घर में पैदावार बढ़ा सकते हो। आपके घर में कोई फसल होती है तो क्या कर सकते हो, जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ से खाद बना के आप उस फसल में डाल सकते हो, उससे आपका पैदावार बढ़ेगा। इस तरह करके आप लोग क्या कर सकते हो, अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थ का निपटान कर सकते हो, उसे अच्छा कर सकते हो, आपका पर्यावरण अच्छा होगा। और आप लोग कोशिश कीजिए कम से कम उपयोग करिए सबका। चलिए आप 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए 14 नंबर का प्रश्न क्या है, एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? आपको बताना है भाई कि एकल जीव द्वारा उपार्जित जो लक्षण होता है वो उसके बेटों पर क्यों नहीं जाता है। यानी कि मान लीजिए कि एक बाप है, बाप ने कुछ लक्षण उपार्जित किया है, वो बेटा पर क्यों नहीं जाता है, वो वंशानुगत क्यों नहीं होता, ये आपको बताना है। अब सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि उपार्जित लक्षण मतलब क्या होता है। तो सुनिएगा, उपार्जित लक्षण मतलब क्या होता है। उपार्जित लक्षण वे लक्षण होते हैं जो जीव अपने जीवन काल में ग्रहण करते हैं। यानी कहने मतलब समझिए कि उपार्जित लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो जीव अपने लाइफ में, यानी वो पैदा होने के बाद वो जो चीज़ सीखता है, जो चीज़ करता है, उसी को क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण कहते हैं। जैसे देखिएगा, मांसपेशी का बढ़ना, मैं जिम गया, पूरा बॉडी सॉडी बना लिया, ये मेरा क्या हुआ, उपार्जित लक्षण हो गया। ये कोई जरूरी नहीं कि मेरे बेटा तक जाएगा, और ये भी जरूरी नहीं कि नहीं जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं जाएगा, अधिकतर चांसेस होता है कि ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये उपार्जित लक्षण होता है। अब उसके बाद देखिए लंबे नाखून। अब भाई मेरा मान लीजिए बाप का लंबा नाखून है या फिर मम्मी का लंबा नाखून है, तो ऐसा थोड़ी हो कि बच्चा बचपने से जो पैदा पेट से निकला और उसका लंबा लंबा नाखून आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो चाहे नाखून बढ़ा भी सकता, नहीं भी बढ़ा सकता, ये सब उपार्जित लक्षण होता है, ये सब वंशानुगत नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है सो देखते हैं। ये लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत बहुत कम होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हो भी सकते हैं पर बहुत चांस होता है कि नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे लक्षण जनन कोशिकाओं के जीन पर
उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो सुनिएगा दोस्तों, जो वंशानुगत लक्षण जो होता है ना, वो कहाँ से आता है, यानी बाप से बेटा में कहाँ से आता है। तो बाप का जो जनन कोशिका होता है उसके अंदर उसके जो जीन होता है ना, उस जीन में जो जो गुण बाप का रहता है, यानी कि जो बाप का जो जनन कोशिका होता है उसमें जो जीन होता है, उस जीन में जितना भी बाप का लक्षण, जितना भी गुण आएगा ना, वही गुण बेटा में स्थानांतरित होता है और वही गुण वंशानुगत लक्षण होता है। लेकिन जैसे जो लक्षण आप अपने जीवन काल में उपार्जित करते हो ना, उपार्जित जो लक्षण होता है वो आपके जीन पर, यानी बाप मतलब मान लीजिए बाप पूरा बॉडी बिल्डर है, लेकिन वो जो बॉडी बिल्डर का वो जो लक्षण है ना, वो बाप के जीन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है, इसलिए बेटा कोई जरूरी नहीं कि वो बॉडी बिल्डर होगा, वो सूखा भी हो सकता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के बेसिस पे। ये लगभग हर ही साल पूछा जाता है और 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सो ओम का नियम लिखें। आपको ओम का नियम लिखना है, इसका सत्यापन कीजिए, साथ ही इसका सत्यापन भी करना है। तो चलिए एक एक करके सारे को मतलब ओम के नियम को लिखते हैं, फिर सत्यापन करते हैं। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, सो नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो समझिएगा मेरा बात कि क्या कह रहा है ये डेफिनेशन। सो आपके पास मान लीजिए एक चालक तार है, इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है ना, विभवांतर को हम लोग भी से लिखते हैं, ये जो विभवांतर है और इसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा है, मान लीजिए वह आई है, क्योंकि विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं। तो और अगर इस तार का जो तापमान है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस है तो 5 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ऐसा अगर केस है तो क्या होगा, ये जो भी होगा ये आई के समानुपाती होता है, यानी कि इस तार का जो विभवांतर होगा इसमें इस तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा, यानी भी समानुपाती आई होगा। यही चीज कह रहा है। अब देखिए आगे क्या है, सो आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गौर करके देखिए आप लोग, भी समानुपाती आई लिखा हुआ है, यानी भी समानुपाती आई। इसका मतलब क्या होता है कि भी जब इंक्रीज करेगा ना तो आई भी इंक्रीज करेगा, भी जब डिक्रीज करेगा तब आई भी डिक्रीज करेगा। समानुपाती का मीनिंग्स यही होता है। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग इस टाइप की चीज़ का उपयोग करते हैं, यानी कि जब भी हम लोग समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का उपयोग करते हैं, माने इनके चिन्हों का उपयोग करते हैं, चिन्हों का, जैसे कि ये समानुपाती का चिन्ह है, तभी इनका जब हम लोग उपयोग करते हैं तब इन्हें हम लोग क्या बराबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक नियतांक का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, आपका भी समानुपाती आई लिखा हुआ है, क्या है, भी समानुपाती आई लिखा हुआ है, लेकिन नीचे तो हमें भी बराबर आई आर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह था, यहाँ पे बराबर का चिन्ह था, तो समानुपाती से बराबर में चेंज करने के लिए एक नियतांक का उपयोग करते हैं, जिससे वो नियतांक कुछ भी हो सकता है, वो हर जगह पे अलग अलग नियतांक होता है। जैसे कि यहाँ ओम के नियम के लिए जो नियतांक यूज किया गया है वो आर का यूज किया गया है, यानी उस समानुपाती के चिन्ह को बराबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग आर का उपयोग किए हैं। अब बात रही आर क्या है, आर नियतांक के कॉन्स्टेंट है, यानी इसका मान सेम होता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो आर है, आर का मान ना जिस तार का आप लोग उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, जैसे ये तार है, इसमें एक विभवांतर भी प्रवाहित हो रही है और धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि मान लीजिए इस तार की कोई प्रकृति होगी, जैसे कि मान लीजिए सोना का तार है, तो सोना का कुछ प्रतिरोध होता है, तो उसी प्रतिरोध को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो आपको आर नज़र आ रहा है ना, यही 8 इस तार का जो प्रतिरोध है वही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप चालक तार लीजिएगा उस चालक तार का प्रतिरोध ही यहाँ पे वही चीज़ है, ये 8 ये जो नियतांक है यही तार का प्रतिरोध है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब चलिए और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे आप लोग अगर सोना का तार लीजिएगा तो उसका जो आपका प्रतिरोध होगा वो कांस्टेंट होगा, सोना का प्रतिरोध कांस्टेंट होता है। एल्यूमिनियम लीजिएगा तो उसका भी प्रतिरोध कांस्टेंट होगा, एल्यूमिनियम लीजिएगा तो उसका भी प्रतिरोध आपका कांस्टेंट होगा। अब बात रही ओम के नियम के सत्यापन की, तो अब हम लोग ओम के नियम का क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। तो ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले तो आपको यह फिगर को गौर से देखना पड़ेगा। चलो गौर से देखिए। अब इस फिगर में क्या क्या चीज़ है सो देखते हैं। देखिए, माना एक परिपथ में बैटरी कुंजी के प्रतिरोध R, अमीटर A, वोल्ट मीटर V, परिवर्तनशील प्रतिरोध R है, चित्रानुसार सजाया गया है। यानी कि इतने सारे चीज़ चित्र के अनुसार सजाया गया है। क्या क्या है, वोल्ट मीटर है, प्रतिरोध है, यहाँ पे अमीटर है, यहाँ परिवर्तनशील प्रतिरोध है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे कुंजी है। इस तरह एक परिपथ में सजाया गया है। तो
यहाँ पे आपको एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाला है RH। RH क्या होता है? परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है। तो ये परिवर्तनशील प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि परिवर्तनशील का प्रतिरोध का उपयोग करके आप इस परिपथ में जो धारा है ना, यानी जो आई है ना, उसे आप चेंज कर सकते हो, यानी घटा बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे क्या सो देखिएगा। अब जैसे ही परिपथ में कुंजी को ऑन किया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित हुई। अब बात सही है भाई, जैसे कुंजी ऑन कीजिएगा तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। एम्पियर द्वारा एमीटर द्वारा धारा को ए से एवं वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को भी संकेत करता है। सीधा सा बात है कि ए मीटर जब भी वो एम्पियर को मापेगा ना, वो ए में ही होगा। क्यों? वहाँ पे न्यूटन तो नहीं हो जाएगा ना, वो ए में ही होगा। तो सीधा सा कहने का मतलब है, जैसे कि आपके घर में ये एक अमीटर है, मेरे घर में ए मीटर है। अब ऐसा थोड़ी कि मेरे घर वाला ए मीटर 1 न्यूटन दिखाएगा, आपके घर वाला 1 एम्पियर दिखाएगा, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि जो ए मीटर है उसका जो वो आपका ऐसा यूनिट होता है वो ए ही होता है, यानी एम्पियर ही होता है। यानी कि ये ए ही मापेगा और ये भी ए ही मापेगा। कोई भी मीटर ले लीजिए वो ए ही मापेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो क्या करेगा, जो भी आपका धारा आएगा उसे क्या ए में मापेगा। ठीक है, इसका कहने मतलब यही है। और वोल्ट मीटर का भी सेम हालत है। जो भी उसको वहाँ पे वोल्ट दिखेगा, जो भी विभवांतर दिखेगा, उसे भी से मापेगा। इस लाइन का कहने का मतलब यही है। अब चलिए आगे क्या है सो देखिएगा। RH का मान बदलने पर धारा परिपथ में बदल जाता है। जैसा कि मैंने कहा, RH को जब आप ऐंठिएगा, जब उसके साथ छेड़खानी कीजिएगा तो वो परिपथ में उस धारा को कम अधिक करेगा वो। तो सीधा सा बात है, धारा कम अधिक होगा और धारा कम अधिक होगा इसीलिए विभवांतर भी कम अधिक होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब चलिए देखिए आगे क्या है सो परिपथ में बदल जाता है। परिपथ में बदल जाता है। यह प्रक्रिया 4 से 5 बार दोहराया जाता है। आप चाहो तो 100 बार भी दोहरा सकते हो। प्रत्येक बार VI का मान बदल जाता है। अब बात सही है भाई, जैसे मैंने कहा, जैसे ही आप उसको ऐंठिएगा RH को, प्रत्येक बार आपका जो धारा है वो बदलेगा, फिर धारा के साथ जो वोल्ट है वो भी बदलेगा, प्रत्येक बार बदलेगा। लेकिन जो एक चीज गौर करने वाली बात है, क्या सो देखिएगा, परंतु प्रत्येक बार भी एवं आई का जो अनुपात है वो नियत होता है। बात सही है। यहाँ पे आप लोग देखिए V/I, ये क्या होता है? V/I क्या होता है? अनुपात होता है। V और I का अनुपात क्या होगा? V/I बराबर क्या आएगा? हमेशा नियत आएगा। नियत मतलब आप जब एक बार उसको जब ऐंठिएगा RH को, तो मान लीजिए V/I का जो अनुपात आया, मान लीजिए वो 0.5 एम्पियर आया। ठीक, और एक बार जब ऐंठे, फिर V और I का जो अनुपात है वो भी 0.5 आया। फिर इस तरह ऐंठते रहिए, आपका बार बार जो भी आपका आएगा, यहाँ पे एम्पियर में नहीं होगा, यहाँ पे ओम में होगा। 0.5 ओम जितना बार आप ऐंठिएगा उतना बार आपका जो आएगा 0.5 ओम ही आएगा। और यही चीज़ था, यही चीज़ जो गौर करने वाली बात है, इसी को ओम का नियम कहा गया। और इसी से हम लोग क्या करेंगे? सत्यापित करेंगे। कैसे? देखिए अब बात सही है भाई कि V/I का अनुपात हमेशा क्या होगा? नियत होगा। अब जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि समानुपाती का चिन्ह को हटाने के लिए, समानुपाती के चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक नियतांक का, एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं। यहाँ पे भी इस नियत को हटाने के लिए हम नियत की जगह पे R लिखेंगे। और R क्या है? यहाँ पे एक नियतांक है। यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपका R क्या है? एक नियतांक है। R क्या है? आपका एक नियतांक है। R क्या होगा? आपका एक नियतांक है। और R क्या होता है? जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया, R जो होता है वो चालक तार का प्रतिरोध होता है। ठीक, ये चीज़ आपको पता गया। यानी कि आपको टोटली ऑल ओवर देखा जाए तो क्या मिला? V/I इक्वल टू R मिला। अब जब इसको हेर फेर कीजिएगा तो V इक्वल टू IR मिलेगा। और यही जो होता है मेरे दोस्तों ओम का नियम होता है। आप लोग ऊपर में जाके देख सकते हो, देखिए यहीं पे भी आपको मिला होगा V = IR। यही तो था ना ओम का नियम। तो इस तरह ओम का नियम हमारा प्रूफ हो गया।